इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर रांची से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई और जहां यह बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई, तो जिसमें कि आगामी विरोध प्रदर्शन और संगठनात्मक कार्य योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। आपको जानकारी देते चले कि बैठक में संगठन को मजबूत करने और जन मुद्दों को लेकर रणनीति को तैयार किया गया, तो वहीं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने पर भी विचार विमर्श किया गया है। नेताओं का कहना है कि पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय रहेगी, तो वहीं संगठनात्मक स्तर पर भी कार्यों को गति दी जाएगी। तो आपको बताते चले कि अहम बैठक हुई, जहां भाजपा की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की शुरुआत हुई। तो जानकारी देते चले कि कई अहम विषयों पर चर्चा की गई है और जिसमें खासतौर पर विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई और जहां बीजेपी की ओर से तमाम ऐसे भी फैसले लिए गए हैं जिसकी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे भी कार्य करेगी और जहां तमाम कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए गए। रांची में बीजेपी के नेता अमर कुमार बाउरी ने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे सभी राज्यों में संविधान के ढांचों के तहत लागू किया जाता है। और जहां अमर कुमार बाउरी ने आगे आरोप लगाया है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठकें कर रही है, अपने लोगों को इसके लिए तैयार करने का प्रयास भी कर रही है। उनका कहना है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर भ्रम या मिथक फैलाने की कोशिश कर रही है और जबकि वास्तविकता यह है कि एसआईआर एक नियमित और संवैधानिक प्रक्रिया है। जी की पार्टी हम लोगों को जो समसामयिक बैठकें हैं, माने समसामयिक विषय है, उस पर हम लोगों ने बात किया है और एसआईआर भी होना है और हम लोग भी देखेंगे भाई एसआईआर में राज्य के सरकार खुद मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं और एक भ्रम फिर फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एसआईआर हमारी संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक किया जाता है और सभी राज्यों में किया जाता है और कोई भी विरोध करके इससे पूरे प्रक्रिया से अपने आप को अलग नहीं रखा है, चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी की हो, चाहे तेजस्वी जी की पार्टी की हो या ममता जी की पार्टी की हो। उन लोगों ने भ्रम जरूर फैलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया में जो संवैधानिक प्रक्रिया भाग लिया है, उसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी भी इसको लेकर के अफवाहें और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारी पूरी अपने वैसे लोगों का जो तुष्टिकरण को उनको फ़ायदा दे सके, उनको कैसे यहाँ पर बैठाए रखा जा सके, उसकी योजना वो बना रहे हैं। तो हम लोग भी सचेत रह करके इस पर काम करेंगे। रांची में हाल ही में जेल से रिहा हुए झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और मौजूदा परिस्थितियों पर भी उनकी ओर से टिप्पणी की गई। देखने को मिला, तो वहीं विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर उनकी ओर से बातचीत की गई। पूर्व मंत्री हैं आलमगीर आलम और जहां वे लंबे समय से जेल के भीतर थे और जिसके बाद रांची कोर्ट से उन्हें जमानत दी गई और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि उनके समर्थकों के बीच किस तरीके से हर्षोल्लास की तस्वीरें सामने आई और जहां तमाम गानों पर थिरकते हुए नजर आए कार्यकर्ता। 2 साल के अंतराल में हम आज बाहर आए हैं और मुझे न्यायालय पर विश्वास था और आज अंत में हमें न्यायालय से नहीं मिला, हमें बेल मिला है। आने वाले समय ही बताएगा और यही कहना चाहेंगे, सत्य का एक दिन जय होगा ही। वो समय आने पर हमने कहा, इस समय आने पर ही बात अपने पता चलेगा। हमने कहा कि सत्य का जय होती है और सत्य का जय होकर रहेगा। आज हम बेल पर आए हैं, न्यायालय का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारा ये दिक्कत बेल उन्होंने दिया है
और आगे की जो प्रक्रिया है, मैं इस बात का ही कह सकते हैं जो आज क्या हम बनाए, लेकिन हमें जो विश्वास है जो सत्य का जीत होती है और होगी। रांची में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने पश्चिम एशिया संकट को लेकर अब बयान दिया है, जहां उन्होंने संकट को लेकर कहा कि इस स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील क्षेत्र में शांति और संयम बनाए रखने के लिए भारत के लिए मजबूत रुख को दर्शाती है। और जहां संजय सेठ ने यह भी कहा कि भारत हमेशा से शांति और संवाद का पक्षधर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में भी देश का यही दृष्टिकोण है कि तनाव को कम कर बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाए। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आग्रह किया है, देश हित में लोग पेट्रोल डीजल और कैसे विदेश यात्राओं से बचें, ऑनलाइन बैठकें करें, बहुत सारे अपील देश हित में की है। और हम सब कार्यकर्ता उसका पालन कर, हम सब कार्यकर्ता नहीं पूरा देश, प्रधानमंत्री जब जब देशवासियों से जो भी अपील करते हैं देश मानता है। कोरोना काल में भी देखा, अभी भी देख रहे हैं। और हम सब पिछले 3 दिनों से रांची के अंदर चलते हैं तो मोटरसाइकिल से चलते हैं, अन्यथा दूर कहीं क्षेत्र में जाना है तो एक गाड़ी लेके जाते हैं, क्योंकि देश हित में बहुत ज़रूरी है। अब ये सबको पता है कि भाई मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, क्या स्थिति होगी पता नहीं, हमारे यहाँ तेल के कुएँ नहीं, किंतु देश के लिए आवश्यक है कि हम सब पूरी तरह प्रधानमंत्री को संकल्प को और देश का कैसे फॉरेन रिजर्व फंड बचे, क्योंकि बहुत सारा जो फंड है फॉरेन रिजर्व फंड क्रूड ऑयल में जाता है और स्थितियां अभी मिडिल ईस्ट में अनुकूल नहीं है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां जेडीयू के जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। और जहां कार्यकर्ताओं ने आज जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात कर यातायात व्यवस्था को सुधारने और डीटीओ के द्वारा जारी ट्रक पास पर रोक लगाने की मांग की, तो वहीं पार्टी नेताओं का कहना है कि नो एंट्री समय में बड़े वाहनों का प्रवेश मानगो बस स्टैंड के रास्ते हो रहा है और जिससे कि पूरे शहर में जाम की स्थिति बन जाती है। मानगो से साक्षी तक लंबे समय तक जो है वो जाम के कारण आम जनता खासकर के स्कूली छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका यह भी कहना है कि हमने मांग की है कि नो एंट्री नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुधर सके। तो जमशेदपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जेडीयू की ओर से चिंता व्यक्त की गई और जहां पुलिस कप्तान से मुलाकात कर तमाम मांगों को रखा गया है और खासतौर पर प्रमुख मांग की बात की जाए तो नो एंट्री में भारी वाहनों के प्रवेश से जिस तरीके से जाम लग जाता है, जहां आवाजाही में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो प्रमुख मांग में आपको बता दें कि नो एंट्री जोन में भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित करने की रही। पूरा त्रस्त है। आप देख रहे होंगे कि स्कूल के बच्चे, उसका गार्जियन परेशान है कि स्कूल से हम छुट्टी होगा या पहुंचा पाएंगे कि नहीं बच्चे को, ये स्थिति है। मानगो में आपको जो पुल है उसके फ्लाईओवर नहीं, पहले जो है बस स्टैंड के पास जाम लग रहा है, वहाँ पास इशू हो रहा है। पास के कारण जो है नो एंट्री के समय बड़े वाहन पार हो रहे हैं और उस समय जाम होता है। जाम हुआ मतलब बस स्टैंड जाम, इधर पुल जाम, और उधर जो है पायल सिनेमा से जो फ्लाईओवर बन गया है तो वहाँ से जाम की स्थिति बनते हुए आ रही है। तो आप मानगो चौक में बॉटल नेक बन जा रहा है, इधर से पुल जाम है ही, उधर पुलिया रोड से गाड़ी आ रही है। तो गुड पुलिसिंग अगर नहीं होगा, बढ़िया प्रबंधन नहीं होगा तो ये जाम से लोग घंटों परेशान रहे। एक दिन हाँ, ये तो है कुछ चुनिंदा लोगों को दिए गए हैं, उसका भी हम लोगों ने कहा कि इसको समाप्त करना चाहिए पास की व्यवस्था। और ऐसी गाड़ियां अगर इसेंशियल है उसको रात में चलाए, कंपनी के लिए जरूरत है तो उसको रात में चलाया जाए, और दिन में जहां जब नो एंट्री का समय है तो नो एंट्री फ्री रहे। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य में एसआईआर के तहत 2,64,00,000 से अधिक मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस पर जानकारी दी है कि इस देशव्यापी विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य 100% शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची को तैयार करना है। और उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची की गहन जांच की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि दोहरा जो है वो या फिर अपात्र नामों को हटाया जा सके। तो वहीं यह अभियान निर्वाचन प्रक्रिया को और भी अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। खबर रांची से है, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद आम लोगों पर सीधा इसका असर देखने को मिल रहा है। और जहां शहर के पेट्रोल पंप्स पर ईंधन भरवाने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गईं, तो वहीं कई जगहों पर घंटों तक इंतजार भी करना पड़ रहा है। कीमत बढ़ने की खबर फैलते ही वाहन चालकों में जल्दबाजी और चिंता का माहौल भी बन गया है। कई लोग अपने वाहनों के टैंक फुल करवाने के लिए पेट्रोल पंप्स पर पहुंच रहे हैं और जिससे कि भीड़ और भी बढ़ गई है। तो वहीं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों से उनका बजट प्रभावित हो रहा है। हम लोग जंग लड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि लाइन कब आएगा अपना। सबका हालत खराब है, हर एक पेट्रोल पंप का वही हालत है। दाम भी बढ़े हैं, दाम भी बढ़ गया है। हाँ, अब पेट्रोल भी देने का लिमिट है, 2 लीटर 3 लीटर से ज़्यादा नहीं दे रहा है। अब परेशानी है, डेली का आदमी को सब चीज़ करना है, कैसे करेगा। हाँ, समय यहीं किल हो जाएगा, फिर आदमी काम धंधा कैसे करेगा अपना। बहुत परेशानी है। पिछले 1 घंटे से हम लोग लाइन में लगे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। मुश्किल से अभी आए हैं, अभी करवा रहे हैं, है ना। लिमिटेड दिया जा रहा है। हाँ, लिमिटेड दिया जा रहा है, तो वही 2000 का लिमिटेशंस है, तो इसी हिसाब से करेंगे काम। लिमिटेड वे में गाड़ी निकालेंगे और क्या, जब जैसे ज़रूरत पड़ेगा तभी निकालेंगे अर्जेंट वे में। जी असुविधा तो बहुत खराब हो रहा है सभी का इसमें। अब क्या करें, अब जैसे दाम बढ़ाया गया, जैसे हरमुज जो है विदेश जो है वहाँ पे सबको मतलब तेल का सबको ही झेलना पड़ रहा है, हम ही लोग को नहीं। और चलिए बाकी कंट्री से तो थोड़ा हम लोग राहत है यहाँ पे इंडिया में, लेकिन फिर भी थोड़ा 3 रुपये जैसे बढ़ा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से आम जनता की चिंता बढ़ गई है। लंबे समय तक स्थिर रहने के बाद अब तेल कंपनियों ने ईंधन दरों का इजाफा किया है और जिसके तहत आपको बता दें कि पेट्रोल 3 रुपए तो वहीं डीजल भी 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरों के बाद राजधानी दिल्ली समेत देश भर में इन कीमतों का असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल और वैश्विक तनाव की प्रमुख वजह जो है वो रहा है। और जहां यह भी जानकारी है कि कच्चा तेल करीब $70 प्रति बैरल से बढ़कर $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जिससे कि तेल कंपनियों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ गया है। और साथ ही साथ डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी ने स्थिति को और भी प्रभावित कर दिया, क्योंकि भारत अपनी बड़ी जरूरत आयाती तेल से ही पूरा करता है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले ईंधन को बचाने की अपील भी की गई थी और अब बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। आने वाले दिनों में महंगाई और भी बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। दाम बढ़ा है तो इसमें क्या असर पड़ेगा देश में? देखिए क्या पड़ेगा, अब हम क्या बता सकते। बेहतर आप लोग 3 रुपये करीब बढ़ा है, पेट्रोल पे भी 3 रुपये, सब पे 3 रुपये ही बढ़ा है। चालक को भी असर नहीं पड़ेगा, पब्लिक देख रहा है किस तरह से हैरान है। पब्लिक को समझना चाहिए कि तेल मिल रहा है, फिर भी लाइन से लगा हुआ है, इतने देख रहे हैं कि इतना भीड़ है। कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, लेकिन पब्लिक समझे तब तो। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज में कोल्हान के विश्वविद्यालय के द्वारा लागू किए गए क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ अब छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। और जहां कॉलेज में आयोजित एक सेमिनार में उस समय विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली, जब छात्रों ने विश्वविद्यालय की इस व्यवस्था पर नाराजगी को व्यक्त किया, तो वहीं अधिकारियों को घेरते हुए मांग पत्र भी सौंपा। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि क्लस्टर सिस्टम के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कई विषयों की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। उनका आरोप यह भी है कि विद्यार्थियों को दूसरे कॉलेजेस में भेजा जा रहा है।
जिससे कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों ने बंद किए गए विषयों पर फिर से शुरू करने और क्लस्टर सिस्टम को वापस लेने की मांग की। साथ ही साथ चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। वाइस चांसलर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय 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 जय। कुल्हान यूनिवर्सिटी के जितने भी मेंबर हैं, जो छात्र हैं, जो नए कानून जो क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया है जिससे ये लोग प्रभावित हैं, आज उसी के क्रम में ग्रेजुएट कॉलेज में एक सेमिनार हो रहा है जिसमें उच्च शिक्षा और तकनीकी विभाग के जो सचिव हैं माननीय पुरवार जी यहाँ पर आए हुए हैं, राहुल पुरवार जी, और कुल्हान विश्वविद्यालय के कुल सचिव वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और हम ये मांग पूर्व की भांति जो मांग पत्र हमारे हाथ में है उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि झारखंड सरकार के आड़ में कुल्हान विश्वविद्यालय ने जो क्लस्टर सिस्टम लागू किया है, छात्रों को बांटने का जो प्रयास किया गया है, जो उनको इस कॉलेज से हटा के कहीं और कॉलेज भेजा जा रहा है, हम उसका कड़ी शब्दों में विरोध करने के लिए आए हैं। और ये बात करने आए हैं कि जो सब्जेक्ट को बंद किया गया है वह सब्जेक्ट पुनः उस महाविद्यालय में चालू किया जाए, क्योंकि उस कॉलेज में तमाम गरीब समुदाय के छात्र पढ़ते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और किसी भी तरह से उनके हक की मारी नहीं होनी चाहिए और उन पढ़ाई से वंचित ना हो। हेमंत पाठक, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, युवा जदयू, झारखंड। खबर हजारीबाग से है, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। जी हां, आपको बताते चले कि जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उत्तरी शिवपुरी निवासी सरिता कुमारी से पीड़ित जो है वो थैलेसीमिया से पीड़ित थी और जहां नियमित रक्त चढ़ाने की आवश्यकता उनको थी, वे अपने पति और 8 वर्षीय बेटी के साथ इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी। और जहां परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान मरीज को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई और कई बार नर्सों व वार्ड के बॉयज ने उन्हें मदद उनकी ओर से मांगी गई थी, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिली। उनका यह भी कहना है कि बार बार आग्रह करने के बावजूद भी स्थिति बिगड़ती गई और अंततः मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि तीसरे तल पर भर्ती होने के कारण मरीज को नीचे लाने में भी देरी हुई। मृतका के पति ने अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए संबंधित स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को भी रोकने की अपील की। अब खबर गुमला से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिर्गी के रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों और जनता को मिर्गी के रोग की पहचान, लक्षण और समय पर इलाज की जानकारी देना था। कार्यक्रम में एम्स के दिल्ली से आए न्यूरोलॉजिस्ट ने भी मिर्गी रोग के कारण, प्रकार और उपचार के तरीकों पर विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही साथ जिला कार्यक्रम समन्वयक ने भी स्वास्थ्य अधिकारियों को रोग नियंत्रण और जागरूकता अभियानों को प्रभावी ढंग से चलाने का उपाय बताया। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के दौरान सवाल पूछकर जानकारी को और भी स्पष्ट किया। तो वहीं कार्यक्रम से क्षेत्र में मुर्गी के प्रति समझ और सतर्कता बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। अब राइट कहां से लेफ्ट हैंड पकड़ो, देखो सर, राइट कान से लेफ्ट हैंड पकड़ो, ठीक है। क्या क्या कारण होते हैं? एक कारण आपको लास्ट में क्या समझे हो, अब लेफ्ट हैंड, अब राइट कान पकड़ो,
अब लेफ्ट हैंड से राइट टर्न करो, अब राइट टर्न से लेफ्ट हैंड पकड़ो। अब खबर खूंटी से है, जहां पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवाद के राजेश महतो को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जहां आपको बताते चले कि इस उग्रवादी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने जानकारी दी है कि गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल, 2 गोलियां और 3 मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि राजेश महतो कई वर्षों से उग्रवाद से जुड़ा हुआ था और इलाके में असामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रहा। जहां पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, तो वहीं आरोपियों से अन्य सहयोगियों और योजनाओं की जानकारी जुटाने की भी कोशिश कर रही है। यह गिरफ्तारी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आतंकवाद को रोकने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। 26 को हम लोग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका कि नाम राजेश यादव उर्फ राजेश महतो और मोहन कुमार भी उसको कहते हैं, वह व्यक्ति जो कि हम लोगों के यहाँ बहुत सारे केसेस में वांछित था, जिसकी की सक्रिय भूमिका आजकल हम लोग देख रहे थे कि पीएलएफआई से रिलेटेड जो भी यहाँ पे केसेस रजिस्टर हो रहे थे उसमें उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही थी। जो कुछ दिन पूर्व कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी जिसमें कि 2 हम लोग के रोड रोलर्स एक व्यक्ति के जलाए गए थे, उसमें भी उसकी भूमिका सामने आ रही थी। उसके पहले तोरपा थाना कांड संख्या 1926 जिसमें एक गैस एजेंसी के ऊपर फायरिंग हुआ था, उसमें भी उसका नाम आ रहा था सामने। इसके अलावा जिन लड़कों को हम लोगों ने अरेस्ट किया था वेरियस केसेस में, जिसमें कि पीएलएफआई के इन्वॉल्वमेंट का हम लोग को शक था और उनका प्रमाण मिला था, उन सब केसेस में भी इस व्यक्ति की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गिरिडीह जिले से है, जहां बेंगाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी देते हैं कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार का कहना है कि आरोपी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगने का काम करता था और इनके कब्जे से करीब 1 दर्जन मोबाइल फोन तो वहीं सिम कार्ड को बरामद किया गया है, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी में किया जाता था। तो वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से जांच की जा रही है ताकि उनके अन्य सहयोगियों और अपराध नेटवर्क का भी पता लगाया जा सके। इस कार्रवाई से साइबर अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। तो वहीं पुलिस ने आम जनता से भी सावधान रहने के लिए अपील की है। सूचना प्राप्त हुई थी कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बसनबाड़ी और कोलरिया जंगल में कुछ साइबर अपराधी एक्टिवेट हैं और इनके द्वारा लोगों को एपीके फाइल भेज करके और कई माध्यम से ठगी की जा रही है। और इसको लेकर के डीएसपी साइबर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और जब छापामारी किया गया कोलरिया जंगल में, तो वहाँ से 6 साइबर अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और 5 बाइक ये भी बरामद किया गया है। और ये लोग एपीके फाइल्स भेज करके कई तरह का गैस से रिलेटेड या ई चालान से रिलेटेड भेजते थे और जिसको लेकर के किसी को भेज करके वो ठगी करते थे। इसमें कांड दर्ज किया गया है और इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं वो महेंद्र कुमार मंडल, कृष्णा मंडल, ईश्वर मंडल, पंकज कुमार, बिशनपुर का रहने वाला राजेश कुमार मंडल और आदित्य कुमार मंडल, इन 5 की गिरफ्तारी की गई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।